मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम तेजी से चल रहा है। अब महज 9 दिनों का वक्त बाकी है, यानी 25 जुलाई बाकी वोटर्स के लिए गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। चुनाव आयोग के दावों पर यकीन करें तो तय समय से पहले ही गणना फॉर्म जमा करने का काम पूरा हो जाएगा। अब सिर्फ 7% फॉर्म जमा होने बाकी हैं, लेकिन बिहार के इस वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया ने देश का सियासी माहौल गर्मा रखा है। अब मामला बिहार की चौहद्दी से बाहर निकल गया है। इस प्रक्रिया को लेकर आज 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अगर चुनाव से पहले प्रक्रिया शुरू होती है तो वो उनकी पार्टी इसका विरोध करेंगे। केंद्र में सरकार के सहयोगी टीडीपी ने चुनाव से पहले समीक्षा कराने को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं आरजेडी ने बिहार के दरभंगा में समीक्षा प्रक्रिया के दौरान बूथ पर बीजेपी की महिला अध्यक्ष की मौजूदगी को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। कहा है कि मतदाता सूची का काम बिहार में चुनाव आयोग की जगह अब बीजेपी ही देखेगी। इस वक्त सबसे गर्म बिहार की खबर है। करीब 100 दिनों के बाद वहां पर चुनाव होने हैं, इसलिए सबसे पहले वोटर लिस्ट को लेकर बिहार से आई खबरों के बारे में विस्तार से आप तक जानकारी साझा करते हैं। वैसे तो बिहार से आज वोटर लिस्ट विवाद को लेकर कई बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर है वो है दरभंगा के एक पोलिंग बूथ की। यहां वोटर लिस्ट समीक्षा के लिए गणना फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस दौरान बूथ पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की बीएलओ के साथ मौजूदगी को लेकर पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने महिला जिला अध्यक्ष के इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की महिला अध्यक्ष कविता कुमारी उर्फ सपना भारती का ये वीडियो राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय के बूथ का है। इनके कुल 3 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में सपना भारती की कांग्रेस के स्थानीय नेता से बहस हो रही है। दूसरे वीडियो में सपना भारती एक महिला वोटर से पहचान पत्र मांगकर चेक करती दिख रही हैं। तीसरे वीडियो में उनके हाथ में एक कागज है और वो अपने बगल में बैठी महिला बीएलओ से आधार नहीं होने की बात कहती हुई सुनी जा रही हैं। इन तीनों वीडियो ने सबसे लंबा वीडियो कांग्रेस नेता से कहासुनी का ही है। ये वीडियो खुद स्थानीय कांग्रेस नेता जमाल की ओर से बनाया गया है, जिसे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के कई सांसदों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में करीब 1 मिनट तक सपना भारती से कांग्रेस नेता जमाल की बहस हो रही है। सुनिए। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने का उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना। बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है। ये गलत काम आप कर रही है। जमाल हसन के दावे के मुताबिक उन्हें वोटरों ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये वीडियो अपने मोबाइल में उन्होंने कैद किया। हालांकि बहसबाजी के दौरान सपना भारती क्या कह रही थी उसका ऑडियो साफ नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि ज्यादा तेज आवाज जमाल की ही आ रही है। वैसे सपना की जो बातें सुनाई दे रही हैं उसके मुताबिक वो ये बता रही हैं कि वो समाजसेवी के तौर पर बूथ पर मौजूद हैं। आरजेडी के लोग बैठे तो दिक्कत नहीं, और वो बैठ गई तो फिर दिक्कत किस बात की होने लगी? वो वीडियो में ये बातें कहती हुई सुनी जा सकती हैं। और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक उनके हाथ में एक पेन है, सामने फाइल है। एक महिला के हाथ से लेकर कोई आईडी कार्ड देख रही हैं। गणना फॉर्म देखकर आधार के बारे में कुछ पूछती या फिर बताती हुई नजर आती हैं। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर दावा है कि बीएलओ को बीजेपी के नेता बूथ पर बैठकर प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तस्वीर पोस्ट करते हुए तंज के लहजे में लिखा है कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा, और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्हें लिस्ट से निकाला जा रहा है। यह है चुनाव आयोग का अभियान, जहां बीजेपी वोटरों की छटाई कर रही है।
सांसद पप्पू यादव का कहना है कि दरभंगा में बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वोट बंदी में चुनाव आयोग का सहयोग कर रही हैं। अब बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग का बीजेपी में विलय हो चुका है। ये तो बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया है। अब जरा दरभंगा के उन दोनों नेताओं को सुन लीजिए जिसने वीडियो बनाया, वो क्या कह रहे हैं और जो वीडियो में दिख रही हैं उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी क्या सफाई पेश की है। जब आप बीएलए भी नहीं है, आप किस हैसियत से वहां बैठ रही हैं? क्या चुनाव आयोग को इस मामले पर कार्रवाई करनी नहीं चाहिए? ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा होता है। हम वहां जाकर के अपना सत्यापित करने के लिए गए थे और वहां पे मैंने अपना फॉर्म जमा करके भर के जमा किए थे बीएलओ के पास। और वहां से मैं जाने ही वाली थी तो मेरे मोहल्ला के कुछ महिलाएं मिल गई और हमको बोले वहां पे कि मेरा मतलब फॉर्म भरने में कहीं सहायता कीजिए। उनका सिर्फ हम इतना मेरा है कि हम उनका सहयोग करने के लिए मैंने वहां पे फॉर्म भरने लगे। पक्ष और विपक्ष दोनों के दावे आपने सुन लिए हैं। पूरी खबर आप तक मैंने पहुंचा दी। अब इस विवाद पर दरभंगा जिला प्रशासन ने एक बयान जारी किया है। एबीपी न्यूज के पास दरभंगा के कलेक्टर, जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, उनकी ओर से जारी बयान मौजूद है, जिसके मुताबिक निजी घर नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद सिंह हाई स्कूल का बूथ का ये पूरा मामला है। जिला प्रशासन का मामले की जांच के बाद ये कहना है कि श्रीमती कविता कुमारी उर्फ श्रीमती सपना भारती का नाम मतदान केंद्र संख्या 156 के क्रमांक 642 पर अंकित है। संबंधित मतदान केंद्र की बीएलओ श्रीमती सुधा कुमारी सहायक शिक्षिका ने बताया है कि श्रीमती कविता अपना और अपने परिवार के लोगों का गणना प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज लेकर आई थी और उसे भरने का कार्य कर रही थी। कांग्रेस नेता के लगाए आरोपों को जिला प्रशासन ने राजनीतिक विरोध का नतीजा बताया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता के घर में यह सब हो रहा था। प्रशासन ने इसकी सच्चाई सामने रखी है। वैसे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। बेगूसराय से एक ऐसी खबर आई है जो इस पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रही है। वजाहत अली फारूकी नाम के एक बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वजाहत अली बरौनी के नूरपुर बुथ के बीएलओ थे। लापरवाही के आरोप में इनका निलंबन किया गया, लेकिन अब इन्होंने जो दावा किया है उसने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। एक ऑडियो वायरल है। दावा है कि उस बातचीत में बीएलओ वजाहत को महिला अधिकारी किसी भी तरह फॉर्म अपलोड करने का दबाव बना रही हैं। वो वायरल बातचीत का एक हिस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए। आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू करें। हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए। आप रूम में बैठिए अपने और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा। आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। मैडम, इसमें फोटो अपलोड करना रहता है, बिना साइन का या बिना डिटेल्स का अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा? हाँ, तो वो आदमी इतना तो समझेगा ना, नहीं तो उसका नागरिकता छिन जाएगा। आपको डीएम साहब बुलाएंगे। वो नागरिकता वो जो कह रहे हैं खुद से ही है इसको अपलोड करने के लिए, यदि हम कर रहे हैं तो एक बार। अरे नहीं, हम डॉक्यूमेंट का आपको बोले कि जो डॉक्यूमेंट देने से मना कर रहा है, ये जो बहुत आनाकानी कर रहा है ना उसके लिए, और उसको बुलवा के ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेगा। मैडम, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक रजिस्टर तैयार करना रहता है। 1300 का तो अभी रजिस्टर भी तैयार हमको पूरा नहीं कर पाए, लगभग 1,000 का हो गया तैयार। तो नहीं करना होगा। करेंगे। मान लीजिए जैसे हम रिपोर्ट लिख दिया आपका 2, आप डीएम साहब खुद आपको फिर अपने चिट्ठी देके अपने ऑफिस बुलाएंगे, फिर कैसे जवाब दीजिएगा? यहाँ पता है सबका वेतन स्पष्टीकरण हो रहा है। आप काम करना होगा आपको। मैडम, काम का एक लिमिट होता है ना, काम तो कर ही रहा है ना। क्या करिएगा? हम लोग पे भी प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर है। वैसे ऑडियो में बातचीत इसके आगे भी है। एबीपी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वजाहत का दावा है कि महिला अधिकारी से उनकी बातचीत हुई। 3.5 मिनट की ये पूरी ऑडियो क्लिप है। महिला अधिकारी घर से फॉर्म भरकर अपलोड करने का दबाव बना रही थी, जिसे मानने से इनकार करने के कुछ दिन के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में वजाहत को सस्पेंड कर दिया गया। उधर बिहार के इन विवादों के बीच अब चर्चा यह है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी ने अभी से ही मोर्चा खोल दिया है।
आज दोपहर में कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं के साथ पैदल मार्च किया। असल में ममता का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ममता का कहना है कि बंगालियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर निशाना साधा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस दौरान सभा को भी संबोधित किया और बिहार में चल रही वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। ये कह दिया कि बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे। आप झूठा क्यों कह रहे? इलेक्शन आने, चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ममता बनर्जी को आपने सुन लिया। इधर आरजेडी का कहना है कि बिहार के बाद बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। जेडीयू का कहना है कि ये तो प्रक्रिया है, इसमें गलत कुछ भी नहीं। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। अब बिहार के बाद ये बंगाल टारगेट कर रहे हैं। बंगाल इनका अगला निशाना होगा। बिहार में पुरजोर तरीके से वोटर रिवीजन के नाम पर जो चुनाव आयोग खेल कर रही है, इसका प्रतिकार किया जा रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, हमें लगता है आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी चलेगी। खबरें सामने आ रही है कि बंगाल में भी तैयारी हो रही है। इसमें क्या बहुत अलग है? हम सबको ये समझना आवश्यक है कि चुनाव आयोग के काम करने का अपना एक तरीका है। विपक्ष के साथी जिस तरह से सवालिया निशान खड़ा करते हैं, उससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है। वोटर लिस्ट रिव्यू पर बवाल के बीच बिहार में वीडियो वॉर भी जारी है। बीजेपी ने आज मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर के डायलॉग का इस्तेमाल कर आरजेडी पर परिवारवाद के तीर तेज किए। आरजेडी भी जवाबी पलटवार में जुटी है। बिहार की चुनावी वेब सीरीज का नया सियासी चैप्टर क्या सामने आया है, देखिए। सियासी पिक्चर के पोस्टर पर उतर आया है। बिहार बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर साझा किया गया है, जिस पर लिखा गया है, गद्दी पर हम बैठे या तेजस्वी, नियम सेम होगा, जंगल राज। बीजेपी का ये डायलॉग मिर्जापुर के इसी डायलॉग की नकल है। जंगल राज बिहार की राजनीति का वो चिन्ह है जो हर चुनाव से पहले बिहार आता है और बीजेपी की तरफ से लालू परिवार पर निशाना साधा जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध की घटनाएं बेलगाम है। जुलाई महीने में ही हत्या की दर्जन भर बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में विपक्ष आक्रामक है और निशाने पर नीतीश कुमार है। बिहार अपराधियों की चपेट में है, गुंडा राज में बिहार है। नीतीश कुमार जी में अगर नैतिक बल है, अगर सच माने में सचेत का हल्का भी भाव बचा हुआ है, तो आया मीडिया के सामने पीसी करके बताए तो बिंदुवार तरीके से। इसलिए मैं कहता हूं इनका मेडिकल बुलेटिन जारी करे। इनके 4 कंधाधारी नीतीश कुमार जी को न जाने क्या क्या चीज खिला कर करके यहां तक पहुंचाया है, इसलिए एक मेडिकल बुलेटिन की आवश्यकता है। आरजेडी सीधे सीएम पर हमला कर रही है तो विपक्ष पर पलटवार की कमान बीजेपी ने संभाली है। जंगल राज वाले पोस्टर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। लालू रहे या तेजस्वी रहे, बात तो बराबर है। बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तब थोड़म थोड़ा। और पूरी तरह से तेजस्वी यादव जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो लालू की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू आए या तेजस्वी आए, बात बराबर, जंगल राज फिर से वही। और ऐसा नहीं है कि पोस्टर वार एक तरफा है। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आरजेडी की तरफ से भी अलग अलग तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। आज आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पर लिखा है, अब बिहार सीधा गुजरात से ऑपरेट हो रहा है। मोदी, नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का कार्टून बना रखा है। नीतीश को पपेट कुमार का नाम दिया है। इससे पहले एक पोस्टर जारी किया जिसमें मोदी और नीतीश के साथ गुंडा राज लिखकर निशाना साधा। लिखा, बिहार की सड़कों पर कानून नहीं। कानून व्यवस्था को निशाना बनाने के लिए आरजेडी ने एक वीडियो भी तैयार किया है। हल कानून व्यवस्था पर दोनों तरफ से वीडियो और पोस्टर के वार किए जा रहे हैं। अभी चुनाव के ऐलान में भले ही वक्त है, लेकिन सोशल मीडिया पर चुनावी माहौल बनने लगा है। 3 महीने के बाद बिहार में होंगे विधानसभा के चुनाव और जैसे जैसे तारीखें डिक्लेयर होने के बाद नजदीक आएंगी, वैसे वैसे देखिए कौन कौन से मुद्दे बिहार की राजनीति में इस बार छाए रहेंगे। हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा।
आगे बढ़ेंगे जनहित में और अब बात कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों और वोट पॉलिटिक्स के सावन की। लेकिन इस सवाल के साथ कि कांवड़ यात्रा धर्म का उत्सव है या फिर ध्रुवीकरण का मंच या फिर दोनों है। और यहां मैं दोनों शब्द दोनों पक्षों के लिए कह रही हूं, कांवड़ समर्थकों के लिए भी, कांवड़ विरोधियों के लिए भी। आज सावन का छठा दिन है, आज ही कांवड़ यात्रा का भी छठा दिन है और आज ही कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान वाले राजनीतिक एंगल की बारिश हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर अपनी राजनीति के सेक्युलर छींटे मारे। दिग्विजय ने फेसबुक पर 2 तस्वीरों को जोड़कर एक नई तस्वीर बनाई। एक और हाईवे है जिसके आधे हिस्से में कांवड़ रखी हुई है और बाकी आधे हिस्से में ट्रैफिक जा रहा है। दूसरी तस्वीर पिछले साल दिल्ली के इंद्रलोक की रखी, जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को पुलिस वाले ने लात मारकर उठा दिया था। दोनों तस्वीरें जोड़कर दिग्विजय सिंह ने कैप्शन दिया, एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह राजनेता हैं, राजनीति उनका धर्म है। हो सकता है इस पोस्ट का आइडिया उन्हें अपने जूनियर नेता कुंवर दानिश अली के बयान से मिल गया हो। दानिश का बयान सुन लीजिए, क्या उसी का आइडिया इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। योगी सरकार इस देश के बहुसंख्यक समाज का रात दिन तुष्टीकरण में लगी हुई है, मेरा यह आरोप है। संविधान सबको बराबर का जीने का हक देता है। आप किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि ये सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो इनके नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। मतलब ये कुछ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ भ्रम में रखना है, लोगों को इल्झा करके रखना है, जिससे कि सही सवाल लोग पूछ ना सकें। दिग्विजय और दानिश ने जो बहस छेड़ी है उसमें दूसरा पक्ष भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लें कि एक देश दो कानून लिखकर दिग्विजय ने क्या बताने की कोशिश की है। दरअसल 4 शब्दों में उन्होंने ये पूछा है कि कांवड़ियों के लिए नियम अलग और नमाजियों के लिए नियम अलग क्यों हैं। सड़क पर कांवड़ियों के लिए लेन रिजर्व कर दी जाए और नमाजियों को हफ्ते में एक दिन भटकने भी ना दिया जाए, ऐसा क्यों है। कांवड़ियों के कहने पर मीट दुकानें बंद कर दी जाएं, जबकि ईद पर मुस्लिम तो ऐसी कोई मांग नहीं करते। कांवड़ियों पर सरकार सरकारी पैसों से पुष्प वर्षा करे, लेकिन ईद पर एक फूल भी ना गिराए। कांवड़ियों को डीजे बजाने दे, लेकिन मस्जिदों से थोड़ी भी ऊंची आवाज में अजान हो तो लाउड स्पीकर उतरवा ले। हो सकता है यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली की बीजेपी सरकारों को गेरुआ ओढ़ते देख दिग्विजय और दानिश को लगा हो कि क्यों ना वो भी इस सावन में कांग्रेस पर हरा रंग चढ़ा दें। इन बयानों पर जो सियासी किचकिच शुरू हुई है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। और यात्री रुकते नहीं है, लगातार चलते रहते हैं और ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है और सबको समान रूप से अवसर देने का काम है। किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि ये सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो इनके नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। सरकार पल के बिछाकर कांवड़ियों का स्वागत करेगी। किसी के पेट में दर्द होता है तो हो, अभी तो उनके पेट में मरोड़े भी उठेंगे। हर समय मौलाना दिग्विजय सिंह जैसी हरकतें करते हुए कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठा कर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया। भारत का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती है, और मेरी समझ ये कहती है कि सियासी शॉर्टकट हर पार्टी लेती है। इसीलिए इसमें ना पड़ते हुए हम जनहित पर फोकस करते हैं। कांवड़ यात्रा की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। भगवान शिव ने जब हलाहल पिया तो विष का असर शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल अर्पित किया था। तब से सावन में शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा बन गई। बाद में यह सामूहिक भक्ति, साधना, सेवा भावना और समरसता का उत्सव बनता चला गया। लेकिन 2010 से इसमें बदलाव आया। इसमें डीजे का शोर और मोटरसाइकिलों का हुड़दंग दिखने लगा। शुद्धता, पवित्रता के विवाद भी शुरू होने लगे।
कांवड़ यात्रा में हिंसा भी एंट्री लेने लगी। ये माना जाने लगा कि कांवड़ यात्रा उग्र हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि सभी कांवड़िए ऐसा नहीं करते, कांवड़ियों का कुछ जत्था ऐसा करता है। यूपी सरकार ने सड़कें सुधारने पर 68 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा में 70,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। 1222 पुलिस केंद्र बनाए गए। इनमें केंद्रीय बलों की 50 कंपनी लगाई गई है। 27,000 जवान सिर्फ शिविरों की सुरक्षा कर रहे हैं। 29,454 सीसीटीवी और 395 ड्रोन से कांवड़ियों की सुरक्षा निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर 1,845 जल सेवा केंद्र और 829 चिकित्सा शिविर लगा दिए गए हैं। 210 किलोमीटर के हरिद्वार दिल्ली रूट की एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व की गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद 3 जिलों में 16 से 23 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। ये छुट्टी इसलिए ताकि सुबह से दोपहर स्कूल बसों की भीड़ हो, ना बच्चे जाम में फंसे और ना ही गलती से बस की टक्कर किसी कांवड़ को लगने पर बच्चे भी कांवड़ियों के गुस्से को झेलें। और कांवड़ियों के लिए ऐसी ही दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी कई सड़कें रिजर्व कर रखी हैं ताकि उन्हें चलने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनकी कांवड़ में कोई टक्कर ना लग जाए। आम जनता ट्रैफिक में फंसे तो फंसती रहे। सारी सड़कों के नाम अगर बताऊंगी तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। संक्षेप में आपको एक सड़क का हाल दिखा देते हैं। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो पॉइंट है जहां से दिल्ली हरियाणा की सीमा जो है वो नोएडा से जुड़ती है। और नोएडा प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है कि कालिंदी कुंज से यानी कि दिल्ली की तरफ से अगर आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो जो एक रास्ता है वो एक पूरी जो लेन है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। जो गाड़ियां जो आ रही हैं उनको नोएडा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थिति क्या हो रही है सड़कों पर कि भारी जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। रोमानिया के विद्वान मिर्सिया एलियाडे ने तीर्थ यात्रा को एक क्रिया या परिवर्तन की यात्रा कहा है, लेकिन कुछ वर्षों से बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांवड़ यात्रा एक धर्म का वर्चस्व दिखाने और दूसरे धर्म को डराने का माध्यम बनाई जा रही है। 105 किलोमीटर की एक कांवड़ यात्रा बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक भी चलती है और साल भर चलती है, लेकिन इस कांवड़ रूट से विवाद की कभी खबरें सामने नहीं आती। विवाद का मार्ग हरिद्वार से दिल्ली का 210 किलोमीटर का कांवड़ रूट है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी से गुजरने वाला हिस्सा जिसमें मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई और 23 जुलाई को खत्म होगी। अब तक 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। एक अनुमान है कि 23 जुलाई तक 4 करोड़ श्रद्धालु गंगा जल लेकर जाएंगे। इनमें 2 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से दिल्ली रूट NH 334 पर चलते हैं। यहां हम स्पष्ट कर दें कि सभी कांवड़िए ऐसे नहीं हैं। ये सिर्फ गिने चुने कुछ हुड़दंगी हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जरा सी बात पर आक्रामक हो जाते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान एंगल भी नहीं है। ये स्कूल बसों पर हमला करते वक्त भी कोई लिहाज नहीं करते। एक कार में परिवार बैठा हो ये उसे भी चकनाचूर कर देते हैं। ये किसी गरीब की बाइक या उसका रिक्शा तोड़ते वक्त भी नहीं सोचते कि उसकी रोजी रोटी को छीनने का काम कर रहे हैं। ये खुद का विधान चलाते हैं, उठक बैठक लगवाकर दंड देते हैं। हमारा सवाल है कि ऐसे कांवड़ियों पर फूल आखिर क्यों बरसनी चाहिए? कैसे सुनिश्चित होगा कि जब योगी सरकार, धामी सरकार या दिल्ली की रेखा सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसाए तो उन फूलों की एक भी पंखुड़ी ऐसे कांवड़ियों पर ना गिरे जो हुड़दंग मचाते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से कांवड़ यात्रा बदनाम भी होती है। जो लोग कांवड़ की पवित्रता को बनाकर रखना चाहते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पहचान करें और पुलिस को इस बाबत जानकारी दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात जनहित स्पेशल की। क्या जमाना आ गया है, चूहे भी शराबी हो गए हैं। चूहे ऐसे पियक्कड़ हो गए हैं कि अब शराब की दुकान पर लूटपाट करते हैं। बोतलें खोलकर शराब की एक एक बूंद गटागट पी जाते हैं। बेचारे दुकानदार करे भी तो करें क्या? अधिकारियों के सामने शराब के ठेकेदारों ने यही कहानी सुनाई है कि शराब चूहों ने पी ली है। धनबाद में चूहों पर इल्जाम लगने का यह पहला मामला नहीं है, इसलिए एक बार फिर अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। शराबी चूहों की यह कहानी हकीकत है या फसाना, आपको जरूर देखनी चाहिए।
शराबी चूहों की नशेड़ी करतूत। शराब पीकर झूमने लगे बेवड़े चूहे। बेवड़े चूहे मस्त होकर नाच रहे हैं। शराब के नशे में धुत चूहे डीजे पर डांस कर रहे हैं। दुकानदारों के होश उड़ गए। शराब व्यापारियों ने बड़ा दावा किया है कि चूहों ने ही सारी शराब उड़ा ली है, उन्हें बर्बाद कर दिया है। अब कहानी यहां से ट्विस्ट ले रही है। ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ज्यादा गोलमोल बात ना करते हुए अब चूहों को बदनाम करने वालों की पोल खोलते हैं। बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल झारखंड में नई शराब नीति लागू होनी है। इससे पहले शराब के स्टॉक की जांच लगातार हो रही है। इसी क्रम में अधिकारियों को शराब की 802 बोतलें खाली मिली हैं। यहाँ कई बोतलें टूटी हुई हैं। ये सब देखकर अधिकारियों का माथा ठनका और धनबाद के बलियापुर और प्रधान खंड के दुकानदारों से इस पर जवाब मांगा गया। तो इन दुकानदारों का जवाब जानकर अच्छे खासे शराबी का नशा उतर जाए। दुकानदारों ने कहा कि चूहों ने 802 शराब की बोतल पी ली। यही नहीं, बोतलों के ढक्कन तक चूहों ने कुतर दिए और शराब खाली कर डाली। सवाल है कि क्या दुकानदारों की ये बात हजम होने लायक है? जब सहायक उत्पाद आयुक्त से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चूहों के शराबी होने को एकदम बकवास कहा। बात सही है, नहीं बकवास बात। लेकिन बेचारे चूहों का चरित्र हनन तो हुआ ही ना। बात आई गई नहीं हुई, फौरन जांच कमेटी बना दी गई। वो है एक टीम बना है जो वरीय मजिस्ट्रेट जो है वो जिला के हैं, सम्मिलित ग्रुप से उसको जांच करने पर वो कमी आई है तो वो आगे कंपनी उसको भरपाई करेगा। कुछ भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको गिन के, हम फ्रेश माल लेंगे, उसमें क्या संभव है? चूहे भला कैसे शराब पी सकते हैं, वो भी 802 बोतल। बात चूहों के सम्मान की है। उन पर दुकानदारों के झूठे लांछन की आई तो फिर इसमें राजनीति का नशा भी चढ़ने लगा। बीजेपी ने मांग उठाई क्यों न कोई बाहरी एजेंसी जांच करे। अधिकारियों के बात पर भरोसा करने के बजाय किसी बाहरी एजेंसी से जांच करवाए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि आबकारी विभाग में जो गलत काम हुए हैं, जो पैसे जिस तरह से इन लोगों ने बनाए और सरकार को नुकसान पहुंचाया, तो गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। चूहों के कथित शराब कांड पर कहीं बीजेपी क्रेडिट न ले जाए, इस चिंता में कांग्रेस भी फटाफट एक्टिव हो गई। कहा जिसने भी शराब पी बख्शा नहीं जाएगा, चूहा हो या व्यापारी। विभाग ने जांच कमेटी भी बना दी है और जांच होगी और जो भी दोषी लोग होंगे उस पर जरूर कार्रवाई करेगी सरकार। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले चूहों पर 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा खाने का भी आरोप लगा था। इस बेतुके मामले से धनबाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बहरहाल जांच का इंतजार करें। उम्मीद करें कि देर सवेर पता चल जाएगा कि धनबाद के चूहे ही शराबी हैं और गंजेड़ी हैं या फिर असली कारस्तानी व्यापारियों की है। खबर देखने के बाद ये पूरी तरह से साफ है कि चूहे बदनाम हो रहे हैं, लेकिन किसके लिए, ये सच सामने आना ही चाहिए। जनहित पे आगे बढ़ते हुए बात अब उस बहुरूपिये की जो धर्म की आड़ में धर्मांतरण ही नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा था। पापी पीर के बारे में देश जान चुका है। नाम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर है, लेकिन अब लखनऊ के एटीएस थाना गोमती नगर में दर्ज एफआईआर से इस फरेबी के सबसे बड़े पाप का खुलासा हुआ है।
शिकायत के मुताबिक छांगुर विदेशी चंदे से न सिर्फ धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, बल्कि ये ढोंगी पीर आतंकी गतिविधियों से भी संलिप्त रहा। अगर अदालत में आरोप सही पाए गए तो फिर छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का ही मुजरिम साबित होगा, बल्कि इसके आतंकी होने पर मुहर भी लग सकती है। एफआईआर में दर्ज इस पाखंडी की पाखंड कथा के खतरनाक पन्ने खोलेंगे। अभी आप छांगुर और उसकी सबसे बड़ी शागिर्द नीतू उर्फ नसरीन की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, नई तस्वीर। दोनों की पुलिस रिमांड आज पूरी हो गई। ऐसे में पहले सरकारी अस्पताल में इनकी मेडिकल जांच हुई है, फिर दोनों को लखनऊ जिला जेल भेज दिया गया। इस दौरान गिरफ्तारी के बाद पहली बार छांगुर ने अपना मुंह खोला, खुद को बेगुनाह बताया और इससे ज्यादा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। 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 एक शातिर अपराधी की तरह छांगुर खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन एटीएस थाने में दर्ज एफआईआर में इसके गुनाहों की कहानी आप पढ़कर सन्न रह जाएंगे। एफआईआर में लिखा है, पीर साहब यानी छांगुर, नसरीन यानी नीतू, जमालुद्दीन यानी नवीन और महबूब यानी छांगुर के बेटे ने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर शोरूम, आलीशान बंगला, फॉर्चूनर, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। और हैरानी की बात तो यह है कि यह सब जिला पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की नाक के नीचे हुआ, जिनसे छांगुर गिरोह की सांठगांठ थी, जिन पर पानी की तरह पैसे भी बहाए गए। ये सारी बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। इस एफआईआर में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क और उसके साथ जुड़े लोगों की पूरी कुंडली भी दर्ज है। साथ ही चौंकाने वाली बात यह भी लिखी हुई है कि स्थानीय प्रशासन में गहरी पैठ होने के कारण इस गिरोह के खिलाफ शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। उल्टे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर छांगुर एंड कंपनी फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भिजवा देती है। इस गिरोह की मंशा अवैध रूप से धर्मांतरण के जरिए मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की डेमोग्राफी को प्रभावित करना है। छांगुर गिरोह की ख्वाहिश लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर शरिया कानून स्थापित कर देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की भी है। इस गिरोह की करतूतों से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित किया जा रहा है। 12 पेज की एफआईआर में लिखी एक एक बात बेहद खतरनाक है। फिलहाल यूपी एसटीएफ छांगुर के गुनाहों का हिसाब करने में जुटी हुई है। साथ ही विदेशों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच ईडी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आतंकी कनेक्शन सामने आने पर छांगुर केस की जांच में एनआईए भी शामिल होगी। छांगुर का गिरोह बेधड़क धर्मांतरण कराता रहा और सिस्टम सोता रहा। विदेशों से करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर आते रहे और सिस्टम की आंख भी नहीं खुली। छांगुर के सबसे करीबी शागिर्द नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन 19 बार विदेश दौरे पर गए और सिस्टम कुंभकर्ण बना रहा। अब खुद सरकारी एफआईआर ही बता रही है कि एलआईयू और जिला पुलिस के लोग ही छांगुर के नमक का कर्ज उतार रहे थे। वैसे सच ये भी है कि एसटीएफ की नींद भी बहुत देर से खुली है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकारी सिस्टम पर छांगुर का निजी सिस्टम क्या भारी पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता यह भी चला है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर छांगुर के इशारे पर काम कर रहे थे। रिमांड के दौरान इन अफसरों के नाम उछाले गए हैं। हालांकि एजेंसियां अब यह तस्दीक कर रही हैं कि क्या ये नाम छांगुर ने सिर्फ बचने के लिए उछाले या उनकी भूमिका सच में संदिग्ध है। सबूत मिलते ही इन पर कार्रवाई हो सकती है। यूपी सरकार अब भले ही छांगुर पर कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन सवाल तो यह है कि धर्मांतरण और आतंकवाद जैसी गतिविधियां बलरामपुर में होती रहीं और लखनऊ में बैठे लोगों को इसकी भनक तक पहले क्यों नहीं लग पाई, या फिर छांगुर के हाथ कानून से भी लंबे हो गए थे। इंटेलिजेंस किसकी है, आईबी किसकी है? अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां का चल रही हैं तो 9 साल से जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, तो देश के सामरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना? पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह तकलीफ हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की।
ये विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं छांगुर के नाम पर। 60 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये छांगुर जैसे लोग पनपे कैसे? छांगुर जैसे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरीके का आतंकवाद है, जो भोली भाले बच्चों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन करा। छांगुर आज भले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके गुर्गों की हनक अभी भी कम नहीं हुई है। तभी तो छांगुर के गुंडे अपने आका के खिलाफ मुंह खोलने वालों के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला धमका रहे हैं, बयान नहीं बदलने पर खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल छांगुर के पूर्व मुंशी हरजीत कश्यप के साथ ये सब दिन दहाड़े 7 जुलाई को हुआ, जब रियाज, नवाब और कमालुद्दीन नाम के 3 गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और बयान वापस लेने का दबाव बनाया। दरअसल हरजीत ने लखनऊ में जांच एजेंसियों के सामने छांगुर के खिलाफ बयान दिया था, जिससे उसके गुर्गे भड़क गए। लेकिन अब ये गुंडागर्दी उन पर भारी पड़ी है और बलरामपुर के उतरौला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके मुताबिक छांगुर के गुंडों ने पीड़ित को धमकी दी कि पाकिस्तान में रहकर मुसलमानों से बगावत का अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबा यानी योगी सरकार जाने पर हिंदुओं का हिसाब अच्छे से कर लिया जाएगा। हम जा रहे थे दवा लेने के लिए गरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, रास्ते में ये लोग हमें उतरौला तहसील से पहले डुमरियागंज रोड पर 3 लोग मिले, हमको प्रताड़ित किए, गाली दिए, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। दूसरे दिन हमें ब्लॉक पे कुछ काम था, दोपहर के बाद जब हमारी वापसी हुई तो ये लोग 3 लोग फिर घात लगाए बैठे हुए थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला बोला, मोटरसाइकिल मेरी रुकवा ली गई। किसी भी तरीके से जान बचा करके हम भाग के जो है घर गए। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां आज विधानसभा के भीतर और बाहर की तस्वीरों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा रखी है। महाविकास अघाड़ी ने अनोखे प्रदर्शन से शिंदे सेना को निशाने पर लिया। वहीं सीएम फडणवीस ने उद्धव को ऑफर देकर डिप्टी सीएम शिंदे की धड़कनें तेज कर दी। महाराष्ट्र के महाभारत का सबसे नया अध्याय आज क्या सामने आया है, देखिए। तौलिए और बनियान में नजर आ रहे ये माननीय बाथरूम के बाहर नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर खड़े हैं। लाल रंग का तौलिया और सफेद रंग की बनियान है, जिस पर लिखा है चड्डी बनियान गैंग। विरोध का ये अनोखा प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी के विधायकों का है। विपक्षी विधायकों ने एक बड़ा सा पोस्टर भी पकड़ा है, जिस पर लिखा है महाराष्ट्राची लूट करणाया चड्डी बनियान गंगचा धिक्कार असो, जिसका हिंदी अनुवाद है महाराष्ट्र को लूटने वाले चड्डी बनियान गिरोह पर धिक्कार है। इसी पोस्टर पर शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ की एक तस्वीर भी लगी, जिसमें उन्हें बॉक्सिंग करते हुए दिखाया गया है। संजय गायकवाड़ को विपक्ष ने चड्डी बनियान गैंग का सरगना बताने की कोशिश की है। दरअसल कुछ दिन पहले ही शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने विधायक हॉस्टल कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मारे थे, पंच मारा था। बदसलूकी के बाद भी संजय गायकवाड़ ने माफी नहीं मांगी, उल्टा अपनी करतूतों को सही ठहराया। विपक्ष ने आज विधायक संजय गायकवाड़ की इन्हीं हरकतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैंटीन कांड के दौरान संजय गायकवाड़ ने बनियान पहनी हुई थी। विरोध के तौर पर एमवीए विधायकों ने भी आज बनियान पहनी। एक विधायक जो विधायकों के लिए कैंटीन है उसमें जाके एक सामान्य आदमी को मारता है, एक मंत्री घर में बैठ के सिगरेट खींचते हुए नोटों की बैग बताता है, एक मंत्री ये चड्डी बनियान डाल के पूजा अर्चा करता है। अब यही लोग महाराष्ट्र पे डाका डाल रहे हैं, महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, और इसलिए इनके खिलाफ हमने चड्डी बनियान गैंग के खिलाफ आज हमने महाविकास अघाड़ी की ओर से आंदोलन किया है। चड्डी बनियान प्रदर्शन के जरिए सिर्फ संजय गायकवाड़ निशाने पर नहीं, शिंदे के 2 और विधायक संजय सिरसाट और भरत गोगावले को निशाने पर लिया है। शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट एक बेड पर बनियान पहने सिगरेट पी रहे हैं और पास में पैसों से भरा एक बैग वीडियो में दिख रहा है। वहीं विधायक भरत गोगावले का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बनियान पहने तांत्रिक पूजा में बैठे थे। तीनों विधायकों की हरकतों से शिंदे निशाने पर है। तीनों को विपक्ष चड्डी बनियान गैंग की संज्ञा देकर शिंदे को घेर रहा है।
यही वजह है कि वो अपने विधायकों को चेता भी चुके हैं। वैसे फडणवीस का विधानसभा के भीतर दिया बयान भी चर्चाओं में है, जिसे शिंदे तो सुनना पसंद नहीं करेंगे। आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही 29, तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। वैसे फडणवीस ने ये बातें हंसी मजाक में कही, लेकिन सियासत में हर बात के मायने होते हैं। विधानसभा भवन से निकलते हुए भी फडणवीस और उद्धव एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। तो महाराष्ट्र की सियासत हर रोज नए नए करवट ले रही है। आगे जो और भी खबरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए आज एक खबर आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है और आज ही जंग का एक नया फ्रंट इजराइल ने खोल दिया। आज इजराइल की ओर से सीरिया पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बेहद भयावह ये तस्वीरें, सीरियाई रक्षा मंत्रालय पर अटैक की ये तस्वीरें। पूरा आसमान धुएं के गुबार से किस तरह से भर जाता है। इजराइल के निशाने पर सीरिया की राजधानी दमिश्क थी। दमिश्क में इजराइल का हमला राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय और सैन्य हेडक्वार्टर पर ड्रोन के जरिए हुआ। एक हमला चैनल के लाइव बुलेटिन के दौरान कैमरे में कैद हो गया। टीवी एंकर धमाके की आवाज सुनकर डर गईं और लाइव बुलेटिन छोड़कर जान बचाती हुई नजर आई। अब बड़ा सवाल है कि इजराइल ने यह हमला क्यों किया, तो इसका जवाब है ड्रूज समुदाय। इजराइल का कहना है कि उसने ड्रूज समुदाय के लोगों पर हो रहे सीरियाई हमले के खिलाफ यह अटैक किया है। ड्रूज समुदाय मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इन पर जुल्म होने की बात को लेकर ही इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया। वैसे आज ही नेतन्याहू की भ्रष्टाचार के मामले में पेशी थी, लेकिन सीरिया पर हमले को देखते हुए ट्रायल को टाल दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।